फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो समय है वो विज्ञान का युग है और पूरे विश्व में जीवन का कोई भी आप क्षेत्र देखते हैं, किसी न किसी रूप में हमें अनुवाद की आवश्यकता महसूस होती ही है, क्योंकि मानव जाति के विकास में भाषाओं के ज्ञान की एक निश्चित भूमिका देखी गई है। दोस्तों, विभिन्न जातियों एवं देशों के बीच आपस में ज्ञान का आदान प्रदान एक दूसरे की भाषा को जाने बिना असंभव है। और एक दूसरे की भाषा को हम किस तरह से जान सकते हैं? अनुवाद से। यानी कि जब दूसरी भाषा का हमारी भाषा में कोई भी दूसरी भाषा का बात है या वहाँ का विकास है, जब उसको हमारी भाषा में अनुदित किया जाएगा तो हम उसके विषय में भली भांति जान सकेंगे। और किसी भी देश की उन्नति में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवादों की भी निश्चित भूमिका रहती है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण मुख्य रूप से अनुवाद के द्वारा ही संभव है। जब तक दूसरी भाषा का अनुवाद हमारी भाषा में हमें नहीं मिलेगा, आम जनता को नहीं मिलेगा, तब तक हम उन बातों को नहीं जान पाएंगे। और जैसे ही वो अनुदित होकर हमारी भाषा में आ जाता है, आम जनता या हम लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम विज्ञान के प्रचार प्रसार में वैज्ञानिक अनुवाद की क्या भूमिका और उसकी इस समय क्या दशा और क्या दिशा है, इस पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग है, इसे युग में विश्व में हो रहे नए परिवर्तन और आविष्कारों का लाभ संपूर्ण विश्व की जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। और वो माध्यम क्या है? अनुवाद। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज न केवल हमारे देश बल्कि हम देखेंगे कि विश्व के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि अनुवाद का महत्व साहित्य, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिक सूचनाओं के आदान प्रदान में, राजनीतिक एवं कूटनीतिक व्यवहार में अनुवाद की अनिवार्यता हम शुरू से देखते आ रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों, सीखने की प्रक्रिया के लिए अपनी भाषा में ज्ञान होना और वैज्ञानिक तथा उचित रूप से अपनी भाषा का विकास करना आवश्यक है। दोस्तों, हम अपने देश का जो भी विकास है, जब तक दूसरे देश की भाषा में उसको अनुदित नहीं कर देंगे, वो हमारे देश के विकास को समझ नहीं पाएंगे, या हम किसी और देश के विकास को या वहाँ हो रही गतिविधियों को शायद ही समझ सकेंगे। ये अनुवाद ही है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शब्दावली आयोग सभी को एक साथ अभिव्यक्ति में इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर जो भारत बन रहा है उसके और भी निर्माण के लिए भाषा और ज्ञान की अभिव्यक्ति में भी आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी विभिन्न धाराओं में शब्दों के निर्माण, शब्दावली के प्रसार और आम जनता तक इसकी आसान पहुंच और उपयोग के लिए अत्यंत सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है। काफ़ी इसके लिए काम किया जाना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस दिशा में शब्दावली आयोग का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। विज्ञान को समझने के लिए, विज्ञान के प्रसार के लिए अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान है, ये हम सभी देखते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी के साथ साथ अब इन दिनों हिंदी भाषाओं के अनुवाद की भी मांग बढ़ती जा रही है। भारत देश अब प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है। और जब से आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा है, उसी समय से अनेक उद्योगपति, बिजनेसमैन अपनी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कई उद्योग प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए विदेशी भाषाओं से अनुवाद की गतिविधियों के साथ साथ भाषांतरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही है। यानी कि हमारे देश की बातें वो समझ सके, उनके देश की बातें हम समझ सके, इन सब के लिए अनुवाद ही एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। दोस्तों, आज जिस तरह से अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जा रही है, उसी प्रकार दुभाषी यानी कि जो दो भाषाओं को जानता उनकी भी मांग बढ़ती जा रही है।
अनुवाद विश्व के लिए अनिवार्य अंग बन चुका है। विश्व में किसी भी देश की भाषा में उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, साहित्य, कला आदि भंडार को दूसरे देश की भाषा में अनुदित करके उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों की, जैसे हमारा देश भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम हर प्रदेश की भाषा को आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन जब उसका अनुवाद किया जाता है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। ये सब अनुवाद के द्वारा ही संभव है। लेकिन दोस्तों, इस क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं, क्योंकि आधुनिक युग में क्या चुनौतियां हैं जानते हैं। आधुनिक युग में जहां ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, वहीं अनुवाद का महत्व भी हम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अनुवाद के बढ़ते महत्व के साथ यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसमें अनेक चुनौतियां और समस्याएं हैं जिनका निराकरण बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में हम यदि देखते हैं तो और भी अधिक चुनौतियां और समस्याएं हैं। वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में क्या समस्याएं हैं दोस्तों, उन सब के विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी की सबसे बड़ी समस्या आती है पारिभाषिक शब्दावली की। यदि इस क्षेत्र में कोई भी अनुवाद किया जाना है तो सबसे पहले किसी वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अनुसंधान अथवा नव प्रवर्तन हेतु अपनी भाषा यानी कि लक्ष्य भाषा में उसके लिए समुचित एवं सटीक शब्दों की आवश्यकता होती है। और हमें देखने में आता है कि अंग्रेजी पर अत्यधिक आश्रित रहने के पास हमारे पास उसका मूल तथा अंग्रेजी रूपांतरण तो मौजूद रहता है, लेकिन हिंदी या फिर भारत देश की अन्य भारतीय भाषाओं में इस हेतु सटीक शब्द खोजने में कठिनाई आती है। यद्यपि भारत सरकार का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग देश के विद्वानों की सहायता से इस दिशा में लगातार सक्रिय है और फिर नवीन पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भी कर रहा है, किंतु इस दिशा में उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनुवादक इन पारिभाषिक शब्दों का या तो इस्तेमाल ही नहीं करते, और कभी कभी कहीं ये पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वो इतने असंगत और क्लिष्ट हो जाते हैं कि इनका प्रचलन में आना संभव ही नहीं हो पाता। दोस्तों, जैसे एक उदाहरण है, जब कंप्यूटर आया तो इसका पहले हिंदी में नाम संगणक रखा गया, लेकिन बाद में पाया गया कि जो संगणक शब्द है वो इसके लिए प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का कार्य सिर्फ गणना करना नहीं होता है, बल्कि जो संगणक है वो अंग्रेजी के कैलकुलेटर शब्द के बराबर है, क्योंकि कैलकुलेटर में भी गणना की जाती है और संगणक में भी गणना की जाती है। इसीलिए फिर कंप्यूटर का नाम बदल दिया गया और फिर उसका नाम रखा गया अभिकलित्र। लेकिन ये जो शब्द है ये आज तक लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाया है। दूसरी समस्या, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद की सबसे दूसरी बड़ी समस्या अनुवादक के उस विषय के ज्ञान से जुड़ी है जिस विषय से जुड़े अनुवाद कार्य को उसे पूर्ण करना है। दोस्तों, अक्सर अनुवादक लक्ष्य भाषा को तो जानते हैं, लेकिन अनुदित किए जाने वाली वैज्ञानिक विषयों की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होती है, और साहित्य अथवा भाषा से जुड़े व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक अथवा तकनीकी विषय का भी जानकार होना संभव होता ही नहीं है। इसलिए किसी भी वैज्ञानिक विषय के अनुवाद से पहले अनुवादक को इस विषय के कार्य साधक हेतु ज्ञान हेतु समुचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। तीसरी समस्या है हिंदी में समुचित शब्दकोशों के अभाव की। दोस्तों, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद विशेष पारिभाषिकों से संबंधित होते हैं और इसके लिए अनुवादकों को शब्दकोशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी में वैज्ञानिक शब्दकोशों के निर्माण की जो गति है वो काफ़ी धीमी है, और यही कारण है। होता क्या है कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो उच्च शिक्षा हेतु जब 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए आगे जाते हैं तो वो उन विद्यार्थियों से पिछड़ जाते हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि वो उसका अंग्रेजी रूपांतरण समझ ही नहीं पाते या समझते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए पहले उच्च शिक्षा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने हेतु आवश्यक समुचित मानक शब्दकोशों को तैयार करने की आवश्यकता है।
चौथी समस्या है अनुवाद के पुनः निरीक्षण से। अक्सर किसी अनुवादक द्वारा किए गए अनुवाद का पुनः निरीक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, यानी कि उसकी प्रूफ रीडिंग होती है उसकी। साहित्य में तो इस समस्या से आसानी से निपट लिया जाता है, क्योंकि किसी श्रेष्ठ रचना के एक से अधिक अनुवाद हो रहे हैं और बेहतर अनुवाद ही स्वीकार्य भी हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद में अभी यह स्वतंत्रता नहीं है। पांचवी चुनौती है वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद को लोकप्रिय बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ी हुई। देश में किसी भी स्तर पर हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन तथा अनुवाद को प्रोत्साहन देने की कोई योजना ही नहीं है, और इसका परिणाम यह है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा पेटेंट की स्थिति काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का मन मस्तिष्क अपनी जो मातृभाषा है जिसमें वो बोलता है उसी में कोई नवीन विचार सोच सकता है या फिर उसका आविष्कार कर सकता है। लेकिन जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनको सबसे पहले अपनी भाषा में सोचना पड़ता है, उसके बाद उसका अंग्रेजी में उसको लिखना होता है, और फिर अंत में उस कार्य को परिणत करने हेतु परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में उस पर परीक्षण करने होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में यदि वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाए तो ये जो सब इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, ऐसी स्थिति आती है, उससे बचा जा सकता है। दोस्तों, अगली समस्या है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा विभिन्न संस्थानों द्वारा और अकादमियों द्वारा कराए गए उत्कृष्ट अनुवाद जो हैं वो आज भी धूल कहा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे अनुवाद नहीं हैं, लेकिन वो योग्य लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनका डिजिटलीकरण और ऑनलाइन उपलब्ध कराना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो दोस्तों, ये तो हुई चुनौतियां। अब इसका क्या समाधान हो सकता है? सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को समझने का काम सबसे सरल ढंग से सिर्फ मातृभाषा के द्वारा ही हो सकता है, और हमारी सरकार द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और जो अंग्रेजी भाषा है उसको विषय के रूप में ही पढ़ाया जाए। हालांकि भारत जैसे बहुभाषी देश में इसे लागू करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हर प्रदेश की अपनी अलग मातृभाषा होती है। शिक्षा के माध्यम के रूप में जब तक मातृभाषा के अलावा हिंदी भाषा को संपर्क या राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया जाए तो क्या होगा, पूरे देश में एक रूपता आ जाएगी और लोग हिंदी भाषा को समझने लगेंगे। मातृभाषा फिर उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से ज्ञान विज्ञान तकनीक और प्रौद्योगिकी की समझ को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम भविष्य की कोख में यानी कि भविष्य में देखने को मिलेंगे, लेकिन आज तो इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी कठिन है। दोस्तों, अन्य देशों में शिक्षा का माध्यम उनकी राष्ट्रभाषा बनाने में कोई कठिनाई क्यों नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ भाषाओं को लेकर कोई द्वेष भी नहीं है। इसलिए विदेशों में वहाँ पर जो मातृभाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, उसमें शिक्षा आसानी से दी जाती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अनुवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए जो एक अनुवादक होता है उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है। वो गुण कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, दोस्तों जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा से जो वो स्रोत भाषा हुई और जिसमें अनुवाद किया जा रहा है वो लक्ष्य भाषा होती है। उन दोनों ही भाषाओं में अनुवादक का निपुण होना आवश्यक है। दोनों भाषाओं की संरचना व्याकरण सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी व समझ होनी जरूरी है। इस बात को समझ पाने की क्षमता कि कब उसे शब्द को लेकर शब्द का अनुवाद करना है और कहाँ उसे शब्दार्थ से ज़्यादा उसका जो भावार्थ है उस पर ध्यान देना, उस पर अनुवाद करना है, इसकी भी समझ होनी जरूरी है। साथ ही साथ विभिन्न कंप्यूटर टूल्स और उनसे संबंधित तकनीकी पहलुओं जैसे फॉन्ट व कीबोर्ड लेआउट आदि की जानकारी व इनके कार्य करने का अनुभव भी उसे होना चाहिए।
दोस्तों, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अनुदित सामग्री केवल वांछित संदेश को पूरी तरह अभिव्यक्त कर सकेगी, बल्कि भाषा के सौंदर्य को भी बनाए रखना। ऐसा नहीं कि वो जो मर्जी लिख दे। अनुवाद किया है तो जो संदेश है उसको संदेश भी लोगों को आसानी से समझ आ जाए, साथ ही साथ भाषा का सौंदर्य वो भी खत्म ना हो। तो दोस्तों, पढ़ने हम देखते हैं कि ये जो चुनौतियां हैं ये भले ही कठिन प्रतीत होती हैं, लेकिन जो इनसे निपटना है वो असंभव नहीं है। सकारात्मक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण में प्रयास के द्वारा चुनौती का निवारण संभव है। तो हमें कुछ प्रयास करने होंगे जिसके द्वारा जो मातृभाषा है उसमें लोगों तक विज्ञान की समझ, विज्ञान तकनीकी जो जानकारी है वो आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में विज्ञान के प्रचार प्रसार में वैज्ञानिक अनुवाद की भूमिका, उसकी क्या दशा है और क्या दिशा है, इस विषय पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।